जब मैं गर्भवती थी और बीमा करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा, मेरी नर्स तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। उस नर्स ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने मुझे बिस्तर से नीचे उतरने भी नहीं दिया। एक दिन पड़ोस से एक महिला आई और तुम्हारा छठ खाने लगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये छठ का दिन था। वहाँ एक पुराना कैमरा था, जहाँ कोई नहीं जाता था। अगले दिन मैं रात को उठी और छठ के कमरे में गई। मैं चौंक गई। मेरा नाम रोशनी है। मेरी शादी घर पर ही हुई थी। वो बहुत सख्त इंसान थी और हर काम रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार करती थी। मेरे पति भी अच्छे थे, लेकिन वो घर में सिर्फ मेरे साथ ही रहते थे। जो भी वो कहते थे मान लिया जाता था, पर वो एक अच्छी औरत थी। उसे किसी के साथ भेजना कोई बुरी बात नहीं है, पर मेरे पति बड़े अजीब थे और मेरे साथ खुश नहीं होते थे, जबकि मैं खूबसूरत थी। हालांकि मैं उनकी माँ की लाडली थी, पर सिर्फ मेरी शक्ल नहीं थी। फिर भी पति को पता नहीं था कि वो मुझे पसंद करते हैं। पर मेरी मौसी कहती थी कि ये मर्द बड़े अजीब होते हैं, चाहे उनकी बीवी काली हो या बदसूरत या उन्हें वो पसंद न हो या उनसे कोई प्यार न हो, फिर भी वो अपना हक नहीं छोड़ते। चाहे दिन भर बीवी से लड़ते रहें, रात होते ही उसे याद करते हैं। कहते हैं ये मेरी बच्ची है, इस पर मेरा हक है। मेरी मौसी सही कह रही थी। मुझे भी 2 महीने बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। उल्टियाँ, सस्ता। मुझे राहत मिली। पति से कहा डॉक्टर को दिखाओ। वो खुद भी जा सकते थे, पर पति ने कहा कि क्योंकि अगर वो इसे साथ ले जाएंगे तो पत्नी होने की जिम्मेदारी का एहसास होगा। उसे भी उसका ख्याल रखना है, पर वो मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास रेफर कर सकते हैं। मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गई, पर उसे एक सामान्य डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने मेरी जांच की और कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपकी तबीयत और खराब होती जाएगी। मैं चिंतित हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 24 घंटे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेडिकल मामलों को समझता हो, ताकि अगर अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए तो मैं आपकी मदद कर सकूं। लेकिन वह ठीक था। मेरे पति ने भी कहा कि ये अच्छी बात है, इसीलिए तो वो हमें भारत ले आए। साथ ही कहा कि ठीक है। डॉक्टर ने नर्स को मेरे साथ रहने से रोक दिया। वही नर्स मुझे देखकर बहुत हैरान हुई। उसका नाम बबीता था। वो मेरी ही उम्र की थी और बहुत सुंदर थी। मैंने अपने पति से कहा कि वो खुद अपनी माँ से बात करें। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसे घर का पता दिया और उसका फोन नंबर लिया। डॉक्टर ने भी उसे गारंटी दी थी। वे दिन रात हमारे साथ ही बनने वाले थे। घर आकर हमने एस को सारी बात बताई। ये बात पहले कम थी, जिसे मेरे पति ने जिम्मेदारी के साथ उसके पास ले गए। मुझे पता ही था कि अगली सुबह बबीता सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ घर आ गई। मेरे घर के सामने उनको एक कैमरा दिया गया था, ताकि अगर मुझे उनकी जरूरत पड़े तो आसानी से उनको कॉल कर सकूं। सकून नान ने कहा कि बहुत ख्याल रखा जा रहा है, तो मेरी दोस्त ने कहा कि वो इस परिवार के बच्चे को जन्म दे रही है। कम आसान नहीं है। जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें पता चलेगा। इसीलिए ज्यादा बात मत करो। मेरी माँ वैक्टन महिला थी। सब ठीक था। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं पर्सनल नोट पर कहूँ तो मुझे भी दिन रात ड्यूटी पर लगा दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैं बिल्कुल ठीक थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बार रात को जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने उसे आवाज लगाई। उसे बुला रही थी, लेकिन वो नहीं आ रही थी और मेरे पति भी कमरे में नहीं थे। मैं उठकर उसके कमरे की तरफ गई तो वो भी वहां नहीं थी। मुझे गुस्सा आने लगा। ये कहा है, लेकिन अचानक वो कहानी से आ गई। मेरे पति भी हमारे कमरे से आ गए। मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो वो खाना खाने लगे। मैं बाथरूम में थी। शायद वो ठीक हो, क्योंकि मैंने उन्हें वहां नहीं देखा। खैर, बबीता ने मेरा बीपी चेक किया और मुझे दवा दी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। फिर मैं चैन से सो गई। लेकिन मेरे पति के चेहरे पर ज्यादा चिंता या परेशानी नहीं दिख रही थी, बल्कि इन दिनों मेरे पति बहुत खुश और निश्चिंत थे।
आजकल उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सब कह रहे थे कि वो शादी से खुश है, जबकि मैं जानता था कि आधे लोग खुश नहीं थे। उसे खुशी नहीं मिलती तो वो कुछ दिन खुश रहता, वरना पहले तो उसने अपना चेहरा ऐसे बना रखा था जैसे कोई मर गया हो। उसकी प्यारी पत्नी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, मर गई हो। शायद वो बच्चे की खबर से खुश था, पर माँ ने कमरे में समझाया था, इसीलिए मैंने उसे किसी को नहीं बेचा। बबीता न केवल मेरी नर्स थी, बल्कि वो सभी से घुल मिलकर रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो परिवार का ही हिस्सा हो। कभी कभी उसका व्यवहार आवश्यकता से अधिक मीठा हो जाता था। मुझे एक दिन अजीब लगता था जब मेरी छोटी दिया ने मुझे बताया कि हमारी भाभी कितनी अच्छी और खुशमिजाज है, जब से आई है, मुंह पर पट्टी बांधकर घूम रही है। मैंने उससे कहा कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है और तुम्हें इस तरह बेवजह बात नहीं करनी चाहिए। उसने भी मुझसे कहा कि ऐसा दोबारा मत कहना। पता नहीं क्यों मैं अपनी ननद से इतनी नफरत करती थी। अब मुझे उससे नफरत नहीं है। इसका सबूत ये है कि मुझे पता चल गया था कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर भी मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि यह इस घर की इज्जत का सवाल था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शिकायत हो और वह मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल की लड़कियां बहुत होशियार होती है और मुझे सबके सामने बेइज्जत होना था। इसलिए मैंने चुप हो गया और इस मामले के बारे में बात नहीं की। मैंने उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया और बस अपने जीवन में कठोर हो गया। आप इस तरह से गुजर रहे थे जब एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। आप मेरे साथ घर पर नहीं थे जब मोहल्ले के लोग एक महिला मुझसे मिलने आई थी। मेरी छोटी कॉलेज गई थी, इसलिए मुझे उसके पास बैठना पड़ा। मैंने चाय पानी सामने रखा और उनसे बातें करने लगा और हालचाल पूछने लगा। वो खाना खाने लगी। अच्छा हुआ आप भी उनसे अकेले में मिले, मैं बहुत खुश था, कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने कहा हाँ। वो बोली, आप दोनों की नई नई शादी हुई है, मैं जानता हूँ। दोनों युवक खूबसूरत है, शादी के शुरुआती दिनों में बहुत खूबसूरत थे। मैं हैरान था आंटी कैसी कैसी बातें कर रही थी और अपने बारे में। उन्होंने भी बहुत सफल होकर कहा। मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा बेटा, हम आपकी तरह अमीर नहीं हैं। आजकल बहुत गर्मी है, हमारे कर्मों में दम है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा रंग है बाबा आदम। जमाने के जमाने में छत पर मेरे पति और बेटियां भी रात में सोते हैं। सभी छोटी है। ऐसे में जब हम लोग ऊपर सो रहे थे तो छत पर तुम लोगों की तरफ से अजीब सी आवाज आई, चलो हम लोग सो जाते हैं, तुम लोग अपनी जगह बैठ जाओ। बादल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सुनकर हैरान रह गया कि वह महिला क्या बात कर रही थी और कैसी आवाजें निकाल रही थी। मैंने कहा हिम्मत मलिक आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आजकल बीमारी के कारण कमरे से बाहर भी नहीं निकलता हूँ। वह बोली, मुझे बात नहीं करनी है, कहा था कि तुम शर्मिंदा मत होना, बस इतना सोचो कि इतनी बड़ी बात है, ये अच्छी नहीं लगती बेटी, तुम भी मेरी बेटियों की उम्र की हो, इसीलिए प्यार से समझा आया हूँ। बाकी मेरी बातें मानो मत। नहीं, तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों खूबसूरत हो मलिक, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मैं बस खाना खाने आया था, मैंने जो कहा उस पर ध्यान देना। जल्दी में वहां से निकल गए। मैं हैरान था, उनको मेरी बात समझ में भी नहीं आई। छत पर एक पुराना कैमरा था जहां कबाड़ रखा था। हम वहां क्यों थे? मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे में भी नहीं बुलाया, क्या मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम ऐसे बात करते हैं। मैं वहीं था। शायद उसे कोई गलतफहमी हुई हो, शायद आवाज किसी और के घर से आई हो। हमारी नई नई शादी हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम शादीशुदा थे। सिर्फ हम दोनों ही नहीं थे, इस मोहल्ले में और भी लोग रहते थे। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि ये मेरे दामाद की कहानी थी। किसी का घर खेत नहीं गोली है तो बताओ क्या हुआ। बिजली इतनी गिर गई थी कि छठ के दिन रात में किसी को गोली मार दी गई। लेकिन आजकल ये सब आम बात हो गई है, जैसे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ छुपाना पड़ता है। वैसे ही ये बुराई है, इस दौर से हजार बुराइयां होती है। मुझे अपने नाना पर नजर रखनी चाहिए थी और अब मैंने सबूत के साथ घर वालों को बता दिया है, क्योंकि इस तरह नीलम इस घर की इज्जत कर रही थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, इसीलिए सोचा कि कुछ करना चाहिए।
कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे मेरी नानी भी बड़ी अजीब लड़की है, मुझे नानी पर नजर रखनी चाहिए थी, पर बबीता मुझे उसे बिस्तर से उठाने ही नहीं देती थी। एन डार्लिंग, क्या दिक्कत थी? मैं इतनी बुरी नहीं थी, पर आज रात कुछ बहुत बुरा हुआ। अजीब बात थी कि मुझे इतनी हल्की नींद आती थी कि सुबह पता चलता कि मैं सो गया था, जबकि मैं नींद पर नजर रख रहा था। मैंने सोचा था कि फोन पर कोई वीडियो या कोई आवाज रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। रात होते होते मैं ऐसी नींद में था कि मुझे होश ही नहीं था। मैं राहत महसूस कर रहा था, हैरान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मेरी नानी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। दोनों झगड़ रहे थे। वो कह रही थी कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं तुमसे अकेले मिलने नहीं आ सकती। तुमने ये नहीं समझा। हाँ, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। हैरान थी, वो ऐसा क्या सोचती है? तुम इतनी बड़ी चीज को नीचे नहीं ला सकते, ये तो एक आदमी की बात है। मैं लाड कर रही हूँ कि मुझे सत्ता नहीं मिली, इसका मतलब कम नहीं था। लेकिन जब मैं वहां से आई तो मेरी प्रेयसी ने मुझे देखा और कहा, भाभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसने कहा, चलो। मैंने उसे सब बता दिया। मुझे बड़े भैया के बारे में भी पता था। वो बोली, तुम्हें सब पता है फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया, तो ये तुम्हारा बड़पन है, वरना तुम्हें भाभी बनकर नंद का राज रखना चाहिए। मैंने कहा, सब एक जैसे नहीं होते। मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो बोली, भाभी मैं तो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। शक्ति और अमर रिश्ता मेरे घर भेजने वाले हैं। मैंने कहा कि हम भी इतने रोमांटिक नहीं हैं। हम दोनों ने सोचा कि हमें साथ में कुछ सोचना होगा। और मैं यहाँ तक पहुँच गई। सब अपनी जगह है। मेरे पति इन दिनों मुझसे और भी दूर हो गए थे। अब मेरे मन में उनके लिए इच्छाएं उठने लगी थीं, और उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी। मैं सोचती थी कि बबीता पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी। मैं हर दिन यही कहती थी। वह मुझे इस वजह से नींद देती थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये दर्द वाली गली है, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से सो रहा हूँ। मैं रात को नींद से डॉक्टर के पास गया और मेरे साथ ये गली खाली थी। बॉक्स को साथ लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि नेट को बेहोशी जैसी काफी तकलीफ हुई है और साथ में गली भी दिखाई। उन्होंने कहा, ये नींद की गली है, आधी गली से, इसलिए 6 फुट का आदमी सो जाता है। हालात आपके जैसे हैं, आप ये खाना भी नहीं चाहते। कौन दे रहा है? हम हैरान हुए और सोचा कि आज स्ट्रीट फूड नहीं खाऊंगा। रात को कमरे में बैठा था। बबीता मुझे दवा देने आई तो मैंने पैकेट में रखी गोली नहीं खाई और फेंक दी। मैं चली गई। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो आ रही थी, इसका मतलब डॉक्टर की बात सही थी। मेरे पति भी जाग चुके थे और खाना खाने लगे थे। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, नहीं, जब वो आएगी तब सो जाऊंगी। वो अब सो गई। मैंने उससे कहा कि रोज रात को तुमसे पहले सो जाया करो। ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। उसने कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसे हालात में ऐसा हो जाता है। मैं ये सब समझती हूँ, पर उसने आज रात मेरा जैन होने का कोई फायदा नहीं उठाया। मुझे इस बात से दुख और हैरानी हुई। मैंने सुबह नंद को बात बताई। वो मैं भी हैरान थी। फिर हम पड़ोसी के घर गए और उससे पूछा कि ये सब कब से हो रहा है। उसने कहा कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था, 1 हफ्ते से हो रहा है, लेकिन मेरी शादी को 2.5 महीने हो गए थे और फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन बबीता को इस घर में आए हुए करीब 3 हफ्ते हो गए थे। इसका क्या मतलब था? अगले दिन मैं रात को छठ करने के लिए विमान से निकले। हम फोन पर बात कर रहे थे। मैं सो गई, लेकिन अचानक मेरे पति जाग गए। वे कमरे में नहीं थे, लेकिन शायद वे बाथरूम में थे। अंदर से कोई आवाज कर रहा था। मैं भी अपने दामाद के साथ कमरे से बाहर निकली और छठ वाले कमरे की ओर बढ़ी। हम बहुत घबरा गए थे और सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। रंग की आवाज भी आ रही थी, मतलब मैं भी छठ पर सो रहा था। मेरी नानी अपने साथ एक डंडा भी लाई थी। उन्होंने कहा कि कोई और होगा जो हमारे कमरे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद भी तो ठीक था, लेकिन आज इस रात से पर्दा उठने वाला था। जब हम करीब पहुंचे, हुआ कि आवाज सुनी। हम गए, एक दूसरे को देखा कि अब क्या करें।
मतलब अगर कोई था तो जरूर कोई पुरुष और महिला। मेरे छोटे बच्चे अचानक आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। दिया ऐसा लग रहा था जैसे वो अब और इंतजार नहीं कर सकती और हम अपनी बीमारी से दूर हो गए। मेरी नानी के हाथ से छड़ी गिर गई। मेरे सामने कोई और नहीं था। मेरे पति और बबीता एक दूसरे के साथ थे। मैं रोने लगी। मेरा मन एक बैंड बन गया था। मैंने अपनी नानी को फोन किया। कुछ डर के बाद घर का माहौल एक अदालत की तरह था। मेरे पति और बबीता एक अपराधी की तरह खड़े थे। आज मैंने नर्स को सब कुछ बताया कि मेरे पति का व्यवहार कैसा था। वे मुझे नींद की दवा दे रहे थे, हालांकि मेरी जान को खतरा था। मैंने सब कुछ बता दिया। पड़ोसी से बात करने पर मेरी बहन ने कहा कि अब तुम दोनों सब कुछ बता दोगे और मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरी नर्स डर गई और सब कुछ बताने लगी। उसने कहा, मेरा बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे अपनी जाति और वर्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं है। माँ, आप भी ना। इसीलिए उन्हें डर था कि आप अपने बेटे की शादी के लिए राजी नहीं होंगी। फिर हमने एक योजना बनाई। डॉक्टर ने जानबूझकर कहा कि आपकी बहू को 24 घंटे नर्स की जरूरत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और डॉक्टर भी हमारे साथ थे। हम दोनों एक ही घर में रहने के लिए सब कुछ करते थे। मैं आपकी बहू को देता था ताकि वो होश न खोए और रात को सो जाए। पति उसके कमरे में नहीं था। ये हम दोनों की योजना थी। रात होते ही हम छत के कमरे में चले जाते थे। नर्स की दुकान बंद हो गई। मेरी ननद बोली, तुमने क्यों बंद कर दिया? अपनी बेशर्मी जारी रखो। मेरी ननद भी अपने पति को खरी खोटी सुनाने लगी। उन्होंने खूब बेइज्जती की और राजा से बाहर निकालने की बात कही। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है? मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं क्या करूंगी? मेरा पति बेवफा है। उसने अपना पूरा शरीर निकाल लिया। वो मेरी पत्नी को फैसला सुनाना चाहती थी, जबकि बबीता ने हार मान ली। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि सब हैरान हो गए और मैंने भी साथ में फैसला किया कि मैं हैरान हूँ। और मेरी सहेली ने कहा कि मैं इस औरत को पुलिस के हवाले कर दूंगी और जब तक ये अकाल खत्म नहीं हो जाता मैं अपने बेटे को घर के अंदर नहीं आने दूंगी। नहीं, उस जाति की लड़की बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, ठीक है, सब करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बहन बोली, नहीं बेटा, तुम मत जाओ शक्ति, क्योंकि हमारे घर में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा वारिस भी है और सम्मान भी। तुम धैर्य रखो, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। फिर मैंने अपने पति से कहा, जो इस घर से खो गया है, उसे निकाल दो। उसने ऐसी बात कही कि सब हैरान हो गए। उसने ऐसे कहा जैसे ये अच्छा है क्योंकि उसके साथ वारिस है। वैसे ही आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरे पेट में भी इस घर का वारिस है, आपके बेटे का बच्चा। हम सब हैरान हो गए। मेरे साथ साथ जब मैंने अपने पति की तरफ देखा तो नर्स बोली, उसकी तरफ मत देखो, वो उसे 1 हफ्ते से जानती है, इसलिए उसका नाम मैंने पहले ही सोच लिया है। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गई और मेरी आंखें चौड़ी हो गई जब मुझे पता चला कि मेरे पिता का फैसला था बबीता और मेरे पति को शादी कर लेनी चाहिए, वरना घर का वारिस नाजायज ही कहलाएगा। और ये सच है, क्योंकि इसमें बच्ची का कोई कसूर नहीं था। वो भी इसी घर में रहेगी। मुझे खुद से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि उसने अपना फैसला सुना दिया था और शादी भी हो गई थी। पता नहीं क्या सजा मिली। बुराई करके भी मैं जीत गई और वो इस परिवार की बहू बन गई, पर एक बेटी उससे पैदा हुई और एक बेटा मैं था। फिर भी क्या फर्क पड़ता है? वो मेरी सौतन बन गई और जीत गई। मेरा पति उस पर दीवाना था। मैं खुद से नाराज थी। उसने सही फैसला लिया, अच्छे चरित्र की औरत को नहीं लिया और अपना घर उसके साथ जोड़ दिया। मेरी भी वही जिम्मेदारियां थी। इस परिवार में मैं भी थी, सब उसे जानते थे। वो उसकी बहुत ही माँ थी, मेरा सम्मान करती थी। वो भी मुझसे नाराज होने लगी। मैंने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। वह कहता था कि तुम मेरा मकसद नहीं समझते, एक दिन तुम समझ जाओगे। फिर कुछ अजीब हुआ। कविता का किसी और के साथ अफेयर था। मेरे पति को सबसे पहले इस बारे में पता चला जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। उसने ऐसा क्यों किया? उससे पहले ही नर्स अपने बेटे और मेरे पति को छोड़कर भाग गई थी। अब मैं उसकी बेटी की माँ बन गई और उसका पालन पोषण करने लगी।
मेरे पति ने भी मुझसे माफी मांगी और पास आकर कहा, लेकिन तुम तो बुरे इरादे वाले लड़के हो। अगर मैं उसे इस समय बाहर निकाल देती तो मेरा बेटा उसे निर्दोष समझकर उसके पीछे चला जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये चरित्र की आदत है, वह इस माहौल में नहीं रह सकता। उसने वही किया और इस तरह मेरे बेटे के दिल से भी उसे निकाल दिया और सब कुछ ठीक रहा। मेरी बहन के दूरदर्शन को सलाम, उसने वाक्य को बहुत हल्के में लिया। आज मेरे पास एक बेटा और बेटी है, मेरे पति भी मेरे साथ हैं और मलिक का आशीर्वाद आप लोगों से ही सही, लेकिन मेरी जिंदगी ठीक है दोस्तों। यही थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।